वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे गणित शिक्षण शास्त्र जो है, गणित का जो शिक्षण शास्त्र है उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं या आपको बताने वाले हैं। तो गणित का जो शिक्षण शास्त्र है इसमें जो आपके जो सिलेबस में है उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके पेपर वन और पेपर टू में भी पूछे जाते हैं। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर पार्ट वन जो दिख रहा है, गणित की जो प्रकृति है, आप चेक कर सकते हैं अपना सिलेबस। और गणित की प्रकृति के बारे में आपने देखे होंगे, गणित के जो स्वरूप है। और इसके आगे हम आपको बताएं तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं जो गणित की प्रकृति क्या है ये पढ़ने वाले हैं और आपको दिखाते हैं और हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले गणित का जो स्वरूप है, गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, और जो गणित की जो प्रकृति है उसके बारे में, और गणितीय तरीके से सोचना कैसे होता है इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। और वीडियो अगर ज़्यादा लंबा रहा तो हम जो ये गणित के जो तत्व है उसके बारे में आज नहीं पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और आगे हम बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे फेसबुक टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। तो चलिए आगे हम बात करें कि गणित का जो स्वरूप है उसमें से जो हम जो एग्जाम में आने वाले हैं उसके बेस पर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं। ये आपके सिलेबस में है, और मैंने एक दिन क्लास जो लिया था गूगल मीट पे, वहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो मैं पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर नहीं था, मेरे पास स्लाइड वगैरह नहीं था, तो मैं उस दिन विदाउट स्लाइड मैं करवा रहा था। तो देख लेते हैं कि गणितीय विचार जो होता है वो किस तरह विकसित होते हैं, हाउ मैथमेटिकल आइडिया डेवलप। तो गणितीय जो अवधारणा के जो स्वरूप है उसके तीन पहलू होते हैं। तीन पहलू होते हैं। तो सबसे पहला पहलू यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की ओर, और विशिष्ट से व्यापक की ओर, और एक सोपान क्रिया सोपान क्रमिक संरचना है। ये तीनों किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज में देखे जा सकते हैं। इस तीनों चीजों को आप कंठस्थ कर लीजिएगा कि गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं। पहला है मूर्त से अमूर्त, दूसरा जो है आपका विशिष्ट से व्यापक, और तीसरा जो है सोपान क्रमिक संरचना। तो तीनों को हम पहले जान लेते हैं कि मूर्त से अमूर्त क्या होता है। तो एकदम सरल और सिंपल भाषा में अगर हम मूर्त को परिभाषित करें तो मूर्त मतलब जिसका आकार निर्धारित हो, या जिस आकार को आकार जो है निर्धारित है, और उस आकार को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा मूर्त रूप कहलाता है। जैसे कि आपके वर्तमान में अभी गणेश जी की मूर्ति का जो स्थापना किया है तो वो मूर्त रूप है जिसको हम देख पा रहे हैं, छू रहे हैं। तो ये मूर्त रूप होते हैं। और जैसे अमूर्त कहा जाए तो अमूर्त जो एक अवधारणा होता है, अभिष्ट्रेक कहा गया है। मूर्त से कॉन्क्रीट टू अभिष्ट्रेक, तो कॉन्क्रीट मतलब जो ठोस रूप में हमको क्या होता है, देखने को मिलता है। इसमें इसको ऐड कर लो, जो हमें ठोस रूप में हमको क्या हो जाता है, देखने को मिल जाता है, या ठोस रूप में जो भी होता है तो वो क्या कहलाता है, मूर्त कहलाता है। अमूर्त जो होता है एक सोच है, अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब जिस चीजों को हमने क्या किया है, देखा हुआ है, जिस चीजों को हमने पहले से देखा हुआ है, जिस आकार को, उसी आकार को लेकर एक अमूर्त संरचना हम क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। मतलब एक कल्पना करते हैं, एक अवधारणा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अब अमूर्त के लिए जैसा कि मैं आपको बताऊं एक उदाहरण, जैसे कि मैंने हमेशा आपको पढ़ाया हूं, जब भी पढ़ाया हूं तो उस टाइप की मैं उदाहरण देता हूं। यहाँ पर भी आप देखेंगे हम अपने चारों ओर कई तरह की क्या करते हैं, वस्तुएं देखते हैं, और हम पाते हैं कि उनमें से कुछ वस्तुएं जैसे ये गेंद, संतरा, तरबूज, लड्डू एक ही प्रकार की निमित्त है, यानी गोलाई। इस प्रकार हमारे दिमाग में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे क्या हो जाता है, विकसित होता है। मैं इसी उदाहरण की बात कर रहा था जिसको मैंने पढ़ा है और पढ़ाता भी रहा है अभी तक का। जैसे कि मैं एक सेब की बात कर लूं, जैसे कि यहाँ पर संतरा, ऑरेंज की बात किए हैं, उसके बाद लड्डू की बात की है, गेंद की बात की है, और सब में कॉमन चीजें क्या है, अब देख पा रहे हैं सब में कॉमन चीजें कि इसका जो आकार कैसा है, गोल है। तो इसका जो आकार है वो
गोल है, और इसी गोल आकार से हम किसकी अवधारणा निर्माण कर लेते हैं? गोलाई की। आप देखे होंगे गोलाई को, सर्कल देखें, सर्कल एक छोटा हो गया, फिर उससे बड़ा सर्कल हम देखते हैं। और ये जो अवधारणा अगर हम और अमूर्तीकरण करें इसका, तो आप देखे होंगे कि जो हमारे पृथ्वी का जो आकार है कैसा है, हम देखे तो नहीं है, लेकिन ग्लोब के माध्यम से काफी सारे जो वैज्ञानिक हैं उनके माध्यम से हमको उनके जो पुस्तकें आई हैं उनमें हमको पता चलता है कि हमारे पृथ्वी का भी आकार अंडाकार, गोलाकार है। इस टाइप की चीजों हमको जानने को मिलता है। तो इससे जो हमारे गोल जो चीजें हैं, गोल जैसे हमने लड्डू ले लिए, तरबूज ले लिए, हमने संतरा ले लिए, तो इन्हीं गोल चीजों से हम क्या करते हैं? पृथ्वी की एक अवधारणा का निर्माण कर लेते हैं। पृथ्वी की जो अमूर्त जो संरचना है उसका हम एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं। वही क्या कहलाता है? अमूर्त कहलाता है, अमूर्तीकरण। चलिए हम आगे और देखें। इसी में हम गोल वस्तुओं को उन वस्तुओं से अलग कर सकते हैं जो गोल नहीं है। बिल्कुल, आप अगर जो गोल वस्तु है वो गोल वस्तु से जो नहीं है उनको तो अलग कर सकते हैं। जैसे गोलाई का जो गुण होता है, जो सब गोल वस्तुओं में होता है, और इन वस्तुओं में की अन्य गुणों, जैसे जिन पदार्थों से वे बने हैं अन्य उनके आकार या उनके रंग से संबंधित नहीं है। धीरे धीरे हम गोलाई की अवधारणा को उन मूर्त या ठोस वस्तुओं से अलग करने लगते हैं जिससे उसे प्राप्त किया गया है। गोलाई के मूलभूत गुण के आधार पर हम गोले की अवधारणा को विकसित करते हैं। अब देखिए, आपने सभी चीजों के बारे में हमने देखे कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि गेंद जो होता है व्हाइट कलर का भी आप देखेंगे कलर, तो ये कलर होता है। संतरा भी आपने ऑरेंज कलर देखे होंगे, तरबूज आपने देखे होंगे, लड्डू देखे हैं। तो इन सारी चीजों की जो विशिष्ट जो गुण है, उस विशिष्ट गुण को हम हटाते जाते हैं। विशिष्ट गुण मतलब जो कलर है और इनके जो स्वाद है, ये सारी चीजों को हटा दो। सिर्फ हम किसको छोड़ देते हैं? हम सिर्फ इसके गोल आकार को छोड़ देते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं, ये जो खाने पीने की जो चीजें हमको नजर आ रही है, इसमें कॉमन क्या है कि ये सारी चीजें क्या है? गोल है। तो इस प्रकार से हम मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं या मूर्त से अमूर्त अवधारणा का निर्माण करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि मूर्त क्या होता है और अमूर्त क्या होता है। नहीं आया हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम दोबारा इसको कोशिश करेंगे कि आपको फिर से समझा सके। चलिए आगे हम बढ़े इसी में, विशिष्ट से व्यापक, स्पेसिफिक टू जनरल। तो विशिष्ट से व्यापक को भी हम सरल शब्दों में हम कोशिश करेंगे बताने की। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब मैं कहता हूँ पूंछ, तो आपके सामने कौन सी तस्वीर आती है? काफी सारी तस्वीर है। घोड़े की पूंछ देखे होंगे, गाय की पूंछ देखे होंगे, बंदर की पूंछ देखे होंगे, पालतू कुत्ते की भी पूंछ आपने देखी होंगे। अब इससे से कुछ से हट के देखते हैं। एक क्लासरूम है, जैसा कि मैं मुझे जहां तक याद आता है कि मैं क्लासरूम में जब भी मैं विशिष्ट की बात करता हूँ, व्यापकता की बात करता हूँ, व्यापक की बात करता हूँ, तो फिर मैं ये उदाहरण ले ही आता हूँ जहां तक मुझे अच्छा उदाहरण लगता है। एक क्लासरूम में आपने देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि पूंछ, तो मैं बुद्धि की बात करता हूँ, बुद्धि जो है इंटेलिजेंस की बात करता हूँ। अब पूंछ आपने कई सारे देखे होंगे। अब इंटेलिजेंस, बुद्धि, तो कई लोगों में, जैसे इंसान है तो इंसान की बुद्धि, फिर जानवरों की बुद्धि, तो इंसानों की बुद्धि जो होती है तीव्र होती है, जानवरों की बुद्धि कमजोर होती है। अब हम एक विशिष्ट बालक, जैसे हम विशिष्ट बालक में दो तरह के होते हैं, जो कमजोर होते हैं और एक जो हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है, जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं। अब इसको भी अलग कर देते हैं। अब थोड़ा और देखते हैं कि एक क्लासरूम में 40 बच्चे हैं, क्लासरूम में 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे हैं। अब उनमें से हम किसी एक बच्चे के कोई स्पेसिफिक, मतलब हम उसके बुद्धि के बारे में बात करें कि उनकी जो बुद्धि लब्धि है 130 एबव या 140 एबव है, ये बुद्धि लब्धि हो गया। अब ये जो बुद्धि लब्धि है, वो बुद्धि लब्धि के बारे में अगर आपको देखना होगा तो बुद्धि लब्धि का मैंने काफी सारे वीडियोस मैंने आपको दे दिए हैं, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं। आप वहां पर आपको काफी अच्छे तरीके से बुद्धि लब्धि जो है समझ में आएगा। चलिए, जैसे कि मैंने बात कर रहा था कि बुद्धि लब्धि के बारे में आपको जानना हो, तो बुद्धि लब्धि के बारे में मैंने काफी सारे वीडियोस दिए हैं, शॉर्ट में थ्योरी है, आप उसको देख सकते हैं। बुद्धि लब्धि के बारे में हम बात करें, जैसे आईक्यू आपको निकालना होगा, तो आईक्यू के लिए पूछा जाता है, ये जो फॉर्मूला है, मैं आईक्यू आ गया तो यहाँ पर बता देता हूँ, MA/CA मल्टीप्लाई 100 होता है। इस प्रकार से आप किसी की बुद्धि लब्धि को आप निकाल सकते हैं। जैसे मेंटल एज जो होता है और उसके लिए क्रोनिकल एज है ना,
उसकी जो मानसिक आयु है और उसकी जो वास्तविक आयु है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उनकी जो बुद्धिलब्धि है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है निकल के सामने आ जाते हैं। चलिए इसी में हम बात कर रहे थे कि वो बच्चा है उसकी बुद्धिलब्धि 130 एबो है। अब 130 एबो जो है वो एक बच्चे की बुद्धिलब्धि के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम क्लास की बुद्धिलब्धि के बारे में अगर देखें या हम रिजल्ट के बारे में, चलिए इसी को हम बुद्धिलब्धि को और नहीं समझ में आएगा तो रिजल्ट देख लिए। एक बच्चे के रिजल्ट के बारे में देखें तो आउट ये 90% आउट ऑफ 100 या 95%। ओके, तो ये एक इंडिविजुअल बच्चे का है जो रिजल्ट है। अब हम पूरे क्लास के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो क्लास का रिजल्ट जो रहा कितना रहा, 60% रहा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्पेशल कि हाँ ये जो बच्चा है उन्होंने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, 95 मार्क्स हासिल किए हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं उसको जनरलाइजेशन करना है तो जनरल कर देते हैं कि अब क्लास का कैसा रहा रिजल्ट, क्लास के बाद हम स्कूल का रिजल्ट। तो क्लास का रिजल्ट जैसे हम करते हैं उसका हम व्यापकता की ओर भी बढ़ रहे हैं, व्यापक की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम एक बच्चे का रिजल्ट नहीं बताएंगे कि 95 आया, हम पूरे बच्चे को हम क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं, तभी हम क्या करेंगे उसको व्यापक रूप से बता सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया होगा, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम पूंछ के बारे में देखते हैं तो पूंछ के बारे में क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है कि आपको काफी सारे जानवरों के पूंछ नजर आते होंगे। अब उसमें से मैं कहूं कि ऐसे कोई जानवर नहीं देखे होंगे, मतलब जो जो बिना पूंछ के, आपने जैसे मैं कुत्ते के बारे में बात करूं तो ऐसा बिना पूंछ के कुत्ते आप देखे हैं क्या, ये अपवाद में हो सकता है लेकिन ऐसा प्राय हमको देखने को नहीं मिलता। घोड़े अगर आप देखें तो घोड़े भी हमको कहीं बिना पूंछ के नहीं दिखते। उसके बाद हम बात करें, आप गाय भी देखेंगे तो बिना पूंछ के गाय नहीं दिखेंगे, वो कटा हुआ रहता है, वो अपवाद की स्थिति में हम ऐसा बोल सकते हैं। या कहीं जिस टाइम में उनका जन्म हुआ उस टाइम की बातें वो अपवाद में आती है तो उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन बिना पूंछ के हम जैसे कुत्ते के बारे में बात करें, घोड़े के बारे में बात करें तो नहीं देखते। अब मैं कहूं कि मेरे जो घोड़े के जो यहाँ पर वही लिखा है कि मेरे घोड़े विशिष्ट विशिष्ट बात यही आता है कि मेरे घोड़े के जो पूंछ है वो कैसा है, लंबा है, मोटा है और लाल है। और कैसा है, लाल है। अब कहूं ये राम का हो गया। और श्याम के बारे में बात करें तो श्याम के जो घोड़े की जो पूंछ है वो कैसा भूरा है और ये पतला है। तो ये क्या हुआ, दो चीजें आपको समझ में आई होगी यहाँ पर कि इसके घोड़े की जो पूंछ है मोटा है, लंबा है और कैसा है, लाल है ना। और इसके जो घोड़े की जो पूंछ है वो भूरा है, पतला है, छोटा है। दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ गया। लेकिन दोनों में आप देखो कि कॉमन चीजें क्या है कि दोनों की पूंछ है। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। मतलब विशिष्ट कहने का मतलब है कि कोई हम स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक जो स्टूडेंट है उसकी हम बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट की जो रिजल्ट है वो 95% है, लेकिन हम उसी को देखें तो पूरे क्लास का जो रिजल्ट होता है वो क्लास का रिजल्ट कहाँ तक आ गया, 60% तक आ गया। तो ये व्यापक हो गया, जनरल हो गया, या जनरलाइज कह सकते हैं। और उसी प्रकार से हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो घोड़े के, मेरे घोड़े के भी दो कान होते देखे होंगे, गाय के भी दो कान होते। अब घोड़े के तो सब घोड़े के दो कान मिलेंगे आपको, घोड़े घोड़े के दो कान, नाक भी मिलेंगे आपको, फिर उसके आंख मिलेंगे, पूंछ मिलेंगे, चार पैर भी मिलेंगे। इस टाइप की चीजें जो है वो सब में मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि उनके घोड़े जो है तंदुरुस्त हो, ये स्पेसिफिक में आ जाए। अब जर्नलाइज कर दे इसको, जर्नलाइज करने का मतलब ये है कि अब देखें कि हमने पूरे घोड़े के जो उनकी प्रजाति है उसको हम देखें तो सारे घोड़े के हमको पूंछ नजर आ रहे हैं, दो आंख नजर आ रहे हैं, दो कान नजर आ रहे हैं, तो सब में कॉमन चीजें हैं। तो कॉमन जो चीजें हैं उसको जो लिया जाता है वही व्यापक कहलाता है, वही जनरलाइजेशन कहलाता है। अब हमको ऐसा नहीं देखने को मिलता कि किसी घोड़े के पूंछ नहीं है, किसी घोड़े के कान नहीं है, दो कान नहीं है, एक ही आंख है, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई है, आपको समझ में आएगा तो जरूर मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा कि जी सर हमको समझ में आया। तो आगे हम बात करते हैं, यही चीजें हैं। और आपको और इसको मैं बता दूं आपको विशिष्ट से व्यापक। तो विशिष्ट से व्यापक के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें आप और देख पा रहे हैं। ये क्या है, चतुर्भुज है, चारों क्या है, चतुर्भुज है। चारों को अगर हम देखें, चारों को भी देखें तो जैसे कि आप देखें यहाँ पर हम बताएं आपको, ये एक मैंने क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया और एक रोम्बस बना लिया।
ठीक है। अब ये रोम्बस बना लिया मैंने। चारों में आपको क्या कॉमन लग रहा होगा? चारों में देखिए सबका अलग अलग क्वालिटी है। ये जो है इसके अपोजिट साइड जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। और ऑल जो इसके जो कोण होते हैं, ये एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से के होते हैं, ऑल एंगल जो होते हैं। और ये जो इनके जो भुजा है, साइड्स बोलना चाहिए, अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या है? बराबर बराबर होते हैं। ये साइड बराबर होंगे, ये भी साइड बराबर होंगे, ये भी साइड बराबर होंगे, ये साइड मतलब ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगल में क्या होते हैं? अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहाँ पे जो ऑल एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री से होते हैं। उसी प्रकार से हम स्क्वायर के लिए ले तो एक स्क्वायर जो होते हैं, ऑल एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ऑल साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये भी समझ में आया होगा। रोम्बस में आप देखें तो रोम्बस में भी क्या होता है? ये जो इसके आमने सामने की जो क्या होते हैं, भुजाएं जो होते हैं, साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये चीजें आपको क्या होती है यहाँ पर नजर आती है। अब देखो ये इसका स्पेशल चीजें हो गई कि वर्ग में क्या हुए, पूरी भुजा बराबर होगी। और आपके जो आपके रेक्टेंगल है, आयत में क्या होते हैं? जो दो आप आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, 90 डिग्री की कोण बनते हैं। और रोम्बस में जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर। तो ये चीजें आपने देखे कि इसमें कुछ स्पेशल जो चीजें आपको नजर आई होंगी, है ना। अब इसके बाद हम बात करें कि चारों क्या है। चारों में आपको चार भुजा दिखाई दे रहे होंगे, चार भुजा आपको नजर में आ रहे होंगे। तब जब हम इसकी जनरलाइजेशन करें तो हम क्या कहां पर पहुंचते हैं कि ये चारों क्या है? ये चारों क्या है? चतुर्भुज ही है। चारों में क्या है? आपको चार भुजाएं नजर आ रही है। अगर आपको नहीं है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या यह वही तरीका नहीं है जिससे हम चतुर्भुज के अवधारणा बनाते हैं? हम वर्गों, आयतों, समलंब इत्यादि को जांचते हैं और वे गुण चुनते हैं जो सब में पाए जाते हैं। यानी कि ये सभी चार भुजाएं वाली बंद आकृतियां हैं। इस प्रकार हम चार भुजाओं की बंद आकृति की व्यापक अवधारणा बनाते हैं और ऐसी किसी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ना कि सबको कहा चतुर्भुज ही कहते हैं, लेकिन सबके कोई स्पेसिफिक चीजें हैं। आपको नजर नजर से मैंने बताया तो आपको समझ में आया होगा स्पष्ट तरीके से। तो चलिए आगे हम देखें सोपान क्रमिक संरचना है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सोपान क्रमिक संरचना में आपने देखे होंगे कि जैसे जैसे मूर्त वस्तुओं और पदार्थों से प्राप्त अमूर्त विचार व्यापक होते जाते हैं, वैसे वैसे उनमें शामिल अवधारणा का भी विस्तार होता जाता है। अगर हम व्यापकता की प्रक्रिया के हर चरण को लिखते जाएं तो हमें विचारों की एक श्रृंखला मिलेगी जिससे अवधारणा उससे अगली ज्यादा व्यापक अवधारणा में शामिल होगी। तो आपको जो ये हमारा सोपान क्रमिक जो संरचनाएं है वो थोड़ा समझ में आया होगा कि ये जो सोपान क्रमिक संरचना है जो है वो क्रमबद्ध तरीके से चलता है। क्रमबद्ध तरीके से कैसे? अब यहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे, जैसे संख्या पद्धति, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि मूर्त वस्तुओं को गिनने के लिए हमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मतलब 1 2 3 प्राप्त होते हैं। आगे हम बढ़े तो अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हम शून्य को शामिल करें तो हमें पूर्ण संख्या का समुच्चय मिलता है। अब देखें पूर्ण संख्याओं के समुच्चयों में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करके और बढ़ाया जा सकता है, मतलब व्यापक होते जा रहा है। और तब हम z इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 पूर्णांकों का समुच्चय प्राप्त होता है। आगे देखें परिमेय संख्याओं के समुच्चय q प्राप्त करने के लिए पूर्णांकों के समुच्चय में हम धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को शामिल करते हैं। मतलब आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और मैं आपको क्लियर कर दूं, अब सोपान क्रमिक संरचनाएं कहने का मतलब है कि जब बच्चों को आप सिखाना चालू करते हो, बच्चों को जब आप सिखाना चालू करते हो तो क्या करते हैं कि हम बच्चों को पहले क्या करते हैं, गिनती के बारे में सिखाने से भी पहले हम ठोस अवधारणाओं के बारे में बताते हैं। ठोस अवधारणा जो उनके आसपास क्या होते हैं, आसपास पाए जाते हैं, उसी ठोस अवधारणाओं के बारे में हम क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं ताकि वो ठोस अवधारणाओं के बारे में उनकी समझ बने। काफी सारे हम उनको शेप्स हम दिखाते हैं, काफी सारी आकृतियां हम दिखाते हैं, उसके बाद कंपैरिजन हम सिखाते हैं, उसके बाद हम उन संख्याओं के माध्यम से ही हम गिनती सिखाते हैं, ना कि हम डायरेक्ट उनको 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 इस टाइप की चीजें हम बताते हैं। तो यही कहलाता है सोपान क्रमिक संरचना। मतलब जब भी बच्चों को हम सिखाते हैं तो एक क्रम से सिखाते हैं, एक श्रृंखला है
जिसको हम फॉलो करते हुए हम इस बच्चों को सिखाते जाते हैं, ना कि हम पहले के बच्चों को हम क्या करें, डायरेक्ट हम जोड़ना घटाना सिखा दें, ना कि गुणा करना सिखा दें, उसको हम एक क्रम से चलते हैं, यही सोपानक्रमिक संरचना कहलाता है। तो चलिए आगे हम बात करें गणित की प्रकृति के बारे में, तो गणित की प्रकृति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और लोगों को बताइए कि यहाँ पर भी जो सी टेट, सी जी टेट या डीएलएड, बीएड की जो क्लासेस होती है। धन्यवाद।